हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट के क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट को। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो एक ही जगह पर आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर एंड डिस्कस इन सेवरल ग्रुप्स। तो जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में कोटेशन दी गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, उसे आप ध्यान से पढ़ो और कई समूहों में चर्चा करो इस पर। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑन व्हाट कौटिल्य रिकमेंड फॉर ए किंगडम। अब अपने विचारों का आप क्या करोगे, कंपेरिजन करो एक दूसरे के साथ में, और आप एक निष्कर्ष निकालो कि कौटिल्य ने एक राज्य के लिए क्या क्या सुझाव दिए थे। इज इट वेरी डिफरेंट टुडे? क्या आज के समय में यह बहुत अलग है या उस जैसी ही है? तो चलिए इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सजेस्ट दैट ए किंगडम शुड बी प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन, कि जो एक राज्य है वो मजबूत फोर्टिफिकेशन किलाबंदी में होना चाहिए, उसकी जो दीवारें हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि कोई भी बाहर का आक्रमणकारी आसानी से उसके अंदर घुस ना सके। एंड मस्ट हैव एबंडेंट रिसोर्सेज टू लुक आफ्टर इट्स पीपल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और जो यहाँ के संसाधन हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए कि जो क्राइसिस के कठिन समय के टाइम में भी लोग उसमें अच्छी तरह से रह सकें, मतलब उसका यूज कर सकें। ही हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। तो उन्होंने क्या किया कि लोग मतलब हर चीज़ें सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए, आपको किसी की दूसरे की तरफ को देखना ना पड़े। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए थ्रू रोड्स एंड वाटर फैसिलिटीज़, एंड ए स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी होनी चाहिए। और जो वहाँ का व्यापार इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की। ऐसा नहीं कि राज्य की जो इकोनॉमी है वो केवल एक ही संसाधन से आ रही है, अगर वो संसाधन ठप हुआ तो राज्य की इकोनॉमी भी ठप हो गई। तो उसके लिए बहुत सारे लैग होने चाहिए डिफरेंट, कि कई जगह से राज्य के पास में पैसा आता रहे, धन आता रहे। व्हेन दिस इज डिस्कस एंड कंपेयर टूडे, तो जब आप इसको आज के साथ में कंपेयर करेंगे, इट इज नोटिस्ड दैट मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज आल्सो फोकस ऑन सिक्योरिटी। तो आप पाएंगे कि जितने भी अब मॉडर्न कंट्री हैं, आधुनिक देश हैं, सभी तो सिक्योरिटी पर भी फोकस कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि फोर्टिफिकेशन होना चाहिए उसका, फोर्ट का। इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी फुल फोकस है सबका, कि लोगों की इनकम बढ़े। रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके यहाँ जितने रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब कंट्रियाँ, कि आने वाले समय में सभी लोगों के लिए वे बचे रहें। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हो, इसके डेवलपमेंट पे तो सभी कंट्रियों का फुल फोकस है। द मेन आइडिया दैट कौटिल्य स्ट्रेस आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्ट्रेस का मतलब है बल देना किसी चीज़ पर, कि आज भी जो मेन आइडिया जिस पर कौटिल्य बहुत बल देते थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है ना, आज भी इन्हीं पे तो सब पे बल देते थे कौटिल्य। जो सप्तंग बोले थे उन्होंने अपने, वो सारे यही तो थे, वो आज भी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। ऑल्दो द मेथड एंड टेक्नोलॉजी यूज मे हैव चेंज ओवर टाइम, लेकिन जो इनका मेथड है और टेक्नोलॉजी है वो समय के साथ साथ बदल गया है। इन बोथ एंशियंट एंड मॉडर्न टाइम्स, दोनों में, प्राचीन काल में भी और आधुनिक काल में भी, गुड लीडरशिप एंड वेलबींग ऑफ द पीपल आर मेन गोल्स ऑफ ए सक्सेसफुल किंगडम और कंट्री। अच्छी लीडरशिप और लोगों की वेलबींग का ध्यान रखना, यही एक सक्सेसफुल किंगडम का और या फिर आज के टाइम में एक कंट्री का गोल रहता है, कि अपने लोगों का अच्छे से ध्यान रख सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हाउ वर रूलर्स चूजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। तो आपने जो ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, इसके अनुसार आप क्या समझे कि प्राचीन वैदिक समाज में जो रूलर होते थे, शासक होते थे, उनका चयन कैसे होता था।
तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं जो हमने पढ़ा है। इन अर्ली वैदिक सोसाइटी, तो जो प्राचीन वैदिक काल था उसमें रूलर वर ऑफन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज, विजडम एंड लीडरशिप क्वालिटीज रेदर देन दे स्ट्रिक्ट हेरिडिटरी रूल्स। तो वैदिक टाइम में जो रूलर थे वो सिलेक्टेड होते थे उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनके विजडम बुद्धिमत्ता के हिसाब से और उनकी लीडरशिप क्वालिटी के हिसाब से, रेदर देन, ना कि हेरिडिटरी। हेरेडिटरी होती है अनुवंशिकता, कि जैसे कोई पिता राजा है तो उसका पुत्र ही राजा बन जाएगा, इसको बोलते हैं हेरिडिटरी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये फॉलो नहीं होती थी उस टाइम में। उस टाइम में केवल उसकी रूलर की, जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया है, उसकी एबिलिटी देखी जाती थी, विजडम देखा जाता था और लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती थी। जैसा कि बाद में आके हेरिडेटरी पे डिपेंडेंट हो गया था पूरे का पूरा कोई भी शासन, कि जो राजा है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। काउंसिल सच एज द सभा एंड समिति प्लेड ए वाइटल रोल इन चूजिंग एंड एडवाइजिंग द राजा। तो जैसा कि आपने पढ़ा है चैप्टर में कि जो सभा और समिति होती थी वे एक वाइटल रोल प्ले करती थी राजा को चूज करने में और एडवाइज करने में कि क्या करना चाहिए। शोइंग दैट देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड मेरिट। तो जिससे आपको दिखता है कि उस समय में किसी एक का शासन नहीं था, राजा भले ही वो चुनते थे बट राजा के हाथ में सारी शक्तियां नहीं थी। ये सभी लोगों का डिसीजन मेकिंग में कलेक्टिव एफर्ट होता था और मेरिट के हिसाब से वो डिसीजन कोई भी लेते थे जिस पे सभी लोग सहमत होते थे। लेटर ऑन द ट्रेडिशनल ऑफ हेरिडिटरी किंगशिप बिकम मोर पॉपुलर। वही बोला है आप यहाँ पे हमने उसमें कि बाद में जाके जो हेरिडिटरी का वो था, हेरिडिटरी किंगशिप थी, वो जाके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि जो राजा है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब उसके लिए उसको एबिलिटी हो उसमें ना हो, विजडम हो ना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट इन द अर्लीस्ट पीरियड, लेकिन पुराने समय में, प्राचीन काल में, रूलर्स वर चूजन बाय द पीपल। जो रूलर्स थे उनको कौन चूज करता था? वहाँ के लोग चूज करते थे। और विद द कंसेंसस ऑफ इम्पोर्टेंट कम्युनिटी मेंबर्स, या फिर जो इम्पोर्टेंट कम्युनिटी के मेंबर होते थे उनके द्वारा चुने जाते थे वो उनकी वोटिंग से। हाईलाइटिंग ए सिस्टम दैट वैल्यूड मेरिट एंड ग्रुप एग्रीमेंट। तो उस समय में वहाँ पे ऐसा सिस्टम था जो कि लोगों की मेरिट को वैल्यू देता था और ग्रुप के एग्रीमेंट पे चलता था कि जैसा लोगों ने चयन किया उसमें फिर अगर इक्वल किसी की राय कुछ और होगी, किसी की कुछ और होगी, उसमें भी फिर क्या होती थी? वोटिंग होती थी और मेरिट के हिसाब से वोटिंग होने के बाद में जिसके वोट ज़्यादा होते थे जिस तरफ वो डिसीजन लिया जाता था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इमेजिन यू आर ए हिस्टोरियन स्टडिंग एंशियंट इंडिया। तो आप इमेजिन करिए कि आप एक इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन है जो कि प्राचीन भारत का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एटसेट्रा वुड यू यूज टू लर्न मोर अबाउट द महाजनपदास। तो आप किस प्रकार के सोर्सेस का उपयोग करेंगे? ठीक है, महाजनपदों के बारे में अधिक जानने के लिए आप किस किस तरह के सोर्सेस को यूज करेंगे? ठीक है, वो पुरातात्विक होंगे, साहित्यिक होंगे, आर्कियोलॉजिकल होंगे, लिटरेरी होंगे, इस तरह के। एक्सप्लेन हाउ इस सोर्स माइट कंट्रीब्यूट टू योर अंडरस्टैंडिंग। और आप समझाइए कि हर एक सोर्स जो है वो आपकी समझ में कैसे योगदान देगा। तो चलिए इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। एज ए हिस्टोरियन स्टडिंग एंशिएंट इंडिया। अब मैं इतिहासकार पुरातात्विक की तरह एंशिएंट इंडिया को जब स्टडी करूँगा, आई वुड यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, न्यूमिस्मेटिक एंड इनक्रिप्शनल सोर्स ऑफ लर्न अबाउट द महाजनपदाज। क्योंकि ये सारे के सारे सोर्स जो थे आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, न्यूमिस्मेटिक, सिक्के, जो वहाँ पे सिक्के थे ना उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों का अध्ययन, जो मुद्रा थी, मुद्रा के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। और इनक्रिप्शनल, जो कि कहीं पे लिखे हुए हैं या गुदे हुए हैं। तो सारे सोर्स अवेलेबल थे, आर्कियोलॉजिकल भी हैं, लिटरेरी भी हैं, न्यूमिस्मेटिक भी हैं और इंस्क्रिप्शनल सोर्स भी हैं। इनका सबके बारे में पढ़ेंगे, इन सब से महाजनपद के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस सच एज, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बता दो कि आप क्या क्या लोगे। सच एज एक्सकेवेटेड रुइंस, जो खोद के खंडर निकाले हैं, रुइंस होते हैं खंडर। कोइंस, जो कोइंस मिले हैं।
पोट्री मिली है, प्रोवाइड फिजिकल एविडेंस ऑफ सिटीज, जो कि हमें उस समय के सिटीज का फिजिकल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे कैसी सिटी थी, ट्रेड का और डेली लाइफ का, तीनों चीज़ का। इनसे तीनों चीज़ हो जाएंगी ना, कोइन से आपको ट्रेड का पता चलेगा और वहाँ की जो पोट्री है उनसे आपको डेली लाइफ का पता चलेगा, लोगों की कि लोग कैसे बर्तन यूज करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, इस तरह से। नव लिटरेरी सोर्स पे आ जाते हैं सेकंड, इंक्लूडिंग एंशियंट टेक्स्ट लाइक द अंगुत्तर निकाय एंड द भगवती सूत्र गिव रिटन अकाउंट्स ऑफ द नेम्स, रूलर एंड कस्ट्यूम्स ऑफ महाजनपदाज। तो अब लिटरेरी सोर्सेज में हमारे पास क्या क्या है कि अंगुत्तर निकाय है एक बुक का नाम, और दूसरी है भगवती सूत्र, जो कि उस समय में लिखे गए हैं। इनसे हमें वहाँ क्या क्या मिलते हैं, वहाँ के नाम, रूलर के बारे में, और महाजनपद में किस तरह का कस्टम था, कैसा लोग कैसे रहते थे, कैसे क्या काम करते थे, वो सब चीज़ें हमें इस लिटरेरी सोर्सेज से पता चल जाएगी। नाउ स्टडिंग कोइंस, दैट इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। अब उसका मुद्रा का अध्ययन करेंगे। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक सिस्टम, सिंबल्स ऑफ पावर एंड इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स वाइल इंक्रिप्शन रिवेल्स लॉज। इंक्रिप्शन आगे पढ़ेंगे, तो अभी कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टडी कॉइन की जब हम स्टडी करेंगे तो हमें वहाँ की जो इकोनॉमी सिस्टम था उसके बारे में पता चलेगा। अब जो उन पे सिंबल बने हुए थे वो किस चीज़ के थे, वो सिंबल किसकी पावर को शो कर रहे थे, उसके बारे में पता चलेगा। और डिफरेंट स्टेट्स के बारे में के साथ जो व्यापार करते थे वो किस किस, जहाँ जहाँ की मुद्रा मिलेगी वहाँ वहाँ के साथ व्यापार करते थे, तो उससे उसका पता चलेगा कि वो कहाँ कहाँ व्यापार करते थे अपना। वाइल, जबकि इनक्रिप्शंस रिवील्स लॉज। अब जो भी ये इनक्रिप्शन है, कहीं खुदे हुए हैं, कहीं गुदे हुए हैं, कहीं लिखे हुए हैं, इनसे क्या पता चलता है, लॉज के बारे में। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती थी ये, जैसे आज के टाइम में तो आप न्यूज़पेपर में देख लोगे, इसमें न्यूज़ चैनल पे देख लोगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट। उस टाइम क्या होते थे, यही ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साधन होते थे, इनक्रिप्शन। एंड द एक्सटेंट ऑफ किंगडम, और किसी राज्य की ये कहाँ तक वो फैला है उसको डिफाइन करते थे। इस टाइप ऑफ सोर्स एड्स ए डिफरेंट पीस टू द पजल। तो ये जो जितने भी हमने सोर्स इकट्ठे किए हैं वो हर एक पजल के डिफरेंट पीस की तरह काम करेगा। टुगेदर गिव ए फुलर एंड मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ लाइफ इन महाजनपद। तो जो कि सारे इकट्ठे होके मिलके महाजनपद की हमें एक फुल पिक्चर और एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो ये चार चीज़ें करेंगे हम। कौन कौन से हो गए, चार सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स, न्यूमिस्मेटिक सोर्स और इनक्रिप्शनल सोर्स। पहले आपको ये बताना है कि आप कौन कौन से सोर्स यूज करोगे, फिर आपको चारों सोर्स के बारे में बताना है कि उन चारों सोर्स में आप क्या क्या यूज करोगे। बड़ा आसान है, बड़ा दिख रहा है आपको क्वेश्चन की आंसर बहुत बड़ा है, बट है बहुत आसान, जो आपने पढ़ा वैसे वही है सेम सब कुछ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द डेवलपमेंट ऑफ आयरन metallurgy so important for the growth of urbanization in first millennium BC। तो जो फर्स्ट मिलेनियम BC थी उसमें लोहे की जो धातुकर्म, मेटलर्जी धातुकर्म के लोहे से चीज़ें बनाना, उसका जो विकास हुआ, उसका शहरीकरण की वृद्धि में इतना महत्व क्यों था, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों थी उसकी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि मेटलर्जी के बारे में। The discovery and widespread use of iron was a major turning point for ancient Indian society। जैसा कि आपने पढ़ा भी है, आयरन की खोज और उसका चारों तरफ उसके यूज का फैल जाना, ये पूरा उस समय के लिए एंशियंट इंडियन सोसाइटी के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, स्पेशली इन द फर्स्ट मिलेनियम BC। तो स्पेशली फर्स्ट मिलेनियम BC के टाइम पे आयरन टूल्स मेड फार्मिंग मच मोर एफिशिएंट। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में डिस्कस भी कर रखा है कि आयरन टूल से क्या हुआ, फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गई। अलाउइंग पीपल टू क्लियर लैंड एंड कल्टिवेट क्रॉप्स इजीली। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने क्या, गंगा के जो कछारी मिट्टी थी, घने जंगल थे जो कॉपर के और या पत्थर के औजारों से काटने संभव नहीं थे, वो लोहे के औजार आने के बाद में इन्होंने उसको क्या क्लियर कर दिया और लैंड को कल्टिवेट किया क्रॉप्स उगाने के लिए, विच लीड टू ए सरप्लस ऑफ फूड। इसकी वजह से ही पहले लोग क्या था कि जो लकड़ी के फाल यूज करते थे हल में, या कॉपर के फाल यूज करते थे,
उससे क्या उतना ही अनाज कमा पाते थे, मिट्टी को ज़्यादा अंदर तक वो उसको प्लो कर नहीं पाते थे, तो वो केवल उतना ही अनाज उगा पाते थे जितना वो खा लें। उन्हीं का काम बड़ी मुश्किल से चल पाता था। बट लोहे के फाल आने से, आयरन के यूज से, अब क्या हुआ कि वे सरप्लस फूड उगाने लग गए। दिस सरप्लस सपोर्टेड लार्जर पॉपुलेशंस एंड लीड टू ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज। अब जो है सरप्लस फूड हुआ, इसी ने क्या किया कि लार्जर पॉपुलेशन को सपोर्ट किया कि ज़्यादा लोग इसको आसानी से खा सकें, और टाउन की और सिटीज़ की ग्रोथ में भी इसने हेल्प की। आयरन वाज ऑल्सो यूज टू मेक स्ट्रोंगर वेपन एंड बेटर बिल्डिंग टूल्स। तो लोहा क्या है, कठोर था, तो जिससे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वेपन और अच्छे अच्छे टूल बने, विच इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोफेशन। इसकी वजह से अब नए नए प्रोफेशन में का डेवलपमेंट हुआ। एक्सपेंडेड ट्रेड, अब देखिए सरप्लस हो गई चीज़ें, तो इससे क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस हुआ, तो चीज़ें सरप्लस हुई तो उससे दूसरी जगह व्यापार होना शुरू हो गया। अब नई चीज़ें बनी, नए नए प्रोफेशन अपनाए, नई चीज़ें बनाई, तो उससे ट्रेड बढ़ा। एंड इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ। एज ए रिजल्ट द राइज ऑफ आयरन मेटलर्जी वाज डायरेक्टली लिंक टू अर्बन ग्रोथ। तो आप इसको एक रिजल्ट के तौर पे देखोगे तो जो आयरन की मेटलर्जी का डेवलपमेंट था वो सीधा जो अर्बन ग्रोथ थी, शहरी ग्रोथ थी, उससे लिंक्ड था वो, क्योंकि दोबारा से शहरों का शहरीकरण केवल आयरन मेटलर्जी से ही संभव हुआ। एज इट इनेबल सेटलमेंट टू बिकम लार्जर एंड मोर एडवांस, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल किंगडम एंड महाजनपदाज। तो जैसे जैसे ये बहुत ज़्यादा फैला, लोगों ने इसको अडोप्ट किया, तो क्या हुआ, अब पहले जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, और ज़्यादा पावरफुल होते चले गए जो राजा थे। ठीक है, इसके उस पर एडवांसमेंट से। तो इस तरह से आपके चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।